नमस्कार, स्वागत है आपका एटीएस न्यूज और कवर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। देश का सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल आज आपके सामने होगा। शुरुआत करेंगे तमिलनाडु से और खत्म करेंगे उत्तर प्रदेश की 80 के 80 लोकसभा सीटों की बात करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि हर एक सीट इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तमिलनाडु से शुरुआत करते हैं। 39 लोकसभा सीट का यह राज्य है। मैं आपको बता दूं कि डीएमके को 39 में से 17, वहीं एआईडीएमके 39 में 4, बीजेपी भी यहां पे 4 सीट लेकर आ रही है, कांग्रेस को 8 और अदर 6 सीट। तैसे 39 में अभी चलेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक तिवारी जी, जो एडिटर एंड चीफ हैं एटीएस न्यूज के। सबसे पहले स्वागत है सर। तमिलनाडु में बीजेपी को 4 सीट आ रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और सर्वे किस तरह का सर्वे रहा तमिलनाडु में? हर वो विश्लेषण बताइए जो हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है। नमस्कार आशुतोष जी और सभी दर्शकों को प्रणाम। ये लोकसभा का ओपिनियन पोल जो हमने किया है, जिसका सैंपल साइज मैं दर्शकों को समझा दूं कि लगभग 80,000 लोगों से बातचीत का सैंपल साइज है हमारा पूरे देश में। और आशुतोष जी को आप लोग पहले भी देख चुके हैं, ये हमारा ग्राउंड वर्क करते हैं हमारे लिए। देखिए आशुतोष जी, मैं आपको कुछ गोल्डन सीट्स बताता हूं तमिलनाडु में। देखिए, मैं वोट शेयर पर ज्यादा फोकस रहता हूं। आप जानते हैं शुरू से हमारे और आपके बीच जब बात होती है कि कितनी सीटें आएंगी, मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि क्या तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी जो एक किला है उस किले को भेद रही है, उस किले का पहला दरवाजा तोड़ रही है। तो उसका उत्तर हाँ है। मैं हमेशा अपने दर्शकों को बोलता हूं कि भारत में 2 पद यात्रा या रथ यात्रा जो भी आप कहें महत्वपूर्ण रही है। एक एलके आडवाणी ने जब प्रभु श्री राम लला के लिए रथ यात्रा निकाली तो वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में उसका इंपैक्ट ये रहा कि राष्ट्रवाद प्लस धर्म रामलला के रथ पर सवार होकर के बीजेपी 2 से 90 सीटों तक पहुंची। दूसरी पद यात्रा के अन्नामलाई ने की है पूरे तमिलनाडु में, जहां पर उन्होंने बेबाकी से यह भी कहा कि हमारी जब सरकार बनेगी तो मंदिरों के सामने जो पेरियार की मूर्तियां उसे हम हटा देंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ा रिमार्क था। और हर पदयात्रा में उनका समर्थन बढ़ता रहा। जैसे जैसे पदयात्रा आगे चलती रही, जन समर्थन और वृहद होता गया। अब कुछ सीटें हैं जिसको लेकर के मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस वक्त जो हमारे पास आंकड़े हैं जिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, जीतेगी या नहीं उसको लेकर के मैं 2 सीटों के बारे में तो कंफर्म हूं कि 100% जीत रही है। 2 सीटों में भी और एज है। देखिए, वेल्लोर, कृष्णागिरी, तिरुवनवेली और तिरुपुर, इसके अलावे कोयंबटूर और मदुरई में भी बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन कोयंबटूर और वेल्लूर की एक ऐसी सीट है जहां पर श्योर शॉट भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, जहां पर ठीक ठाक मार्जिन मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कोयंबटूर से के अन्नामलाई साहब भी स्वयं चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आशुतोष, अभिषेक जी, जो द्रविड़ पॉलिटिक्स तमिलनाडु में वर्षों से चला आ रहा है, उसको किस तरह से बीजेपी इस बार टैकल कर रही है? और साथ ही साथ जो संस्कृत और तमिल भाषा को लेकर भी जो राजनीति तमिलनाडु में होते आ रहा है, उसको किस तरह से नरेंद्र मोदी इस बार देख रहे हैं और क्या है तोड़ इसका? देखिए आशुतोष जी, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसको यूं समझें कि चोल साम्राज्य से ही आप देखेंगे, पुराने चोल साम्राज्य के बनाए हुए काफी मंदिर हैं। मंदिर और मठ ने कभी भी तमिलनाडु की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया। किंतु एक बार जब क्रिश्चियन मिशनरीज का प्रादुर्भाव होने लगा तमिलनाडु में, तो उन्होंने हमेशा राजनीति में डायरेक्टली इंटरफेयर किया। उसी का एक कारण है या रिफ्लेक्शन है जिसमें उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि सनातन धर्म को जड़ से मिटा देना चाहिए। सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया, और अभी रिसेंटली पूर्णिया की भी रैली में, जो कि बिहार में नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, मैसेज दिया वहां कि इनके सहयोगी सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं। अब देखिए, एक हार्डकोर द्रविड़ पॉलिटिक्स करती है डीएमके, और एडीआईएमके जो है वो सॉफ्ट द्रविड़ पॉलिटिक्स करती है। लेकिन इसके बीच का जो 40% का मतदाता है वो अपने आप को हमेशा असहज महसूस करता रहा, क्योंकि उसके पास कभी कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस लोकसभा में वो 40 का 40% वोट शेयर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, किंतु एक बात स्पष्ट है आशुतोष जी कि इस लोकसभा में बीजेपी प्लस
17% से ऊपर का वोट शेयर लेता हुआ मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है। और अगर ये है, वो 20 जा सकता है, 22 जा सकता है। तब आप ये समझ लीजिए कि 3 फ्रंट की पॉलिटिक्स जब शुरू होगी, ये अर्ली डेज ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, जैसे महाराष्ट्र में भाजपा का एंट्रेंस हुआ था, कुछ इसी प्रकार की पॉलिटिक्स शुरू हो रही है, जो कि कालांतर में एडीआईएमके के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। तमिलनाडु के बाद अब हम चलते हैं तेलंगाना में। आपको बता दें कि तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीट है। वहीं 17 लोकसभा सीट में बीजेपी को 6 लोकसभा सीट पे बढ़त नजर आ रही है। वहीं बीआरएस 2, एआईएमआईएम 1 सीट, वो 1 सीट सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 8। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं अभिषेक जी? तेलंगाना के बारे में बताइए। देखिए, तेलंगाना में मोस्ट प्रॉब्ली बीजेपी इस बार सेकंड नंबर पर रहेगी और 6 से 7 सीटें, 8 सीटें, वो नंबर मतलब फ्लक्चुएट हो सकता है। किंतु एक बात तेलंगाना की राजनीति में जो स्टैब्लिश होती हुई नजर आ रही है कि राम लहर पर सवार और राम लहर का इंपैक्ट आपको भारत के एक दक्षिणी छोर पर स्थित स्टेट में ये देखने को साफ मिल रहा है। जब हमारी टीम वहां पर गई, हमने स्पेसिफिकली एक प्रश्न उठाया था कि क्या आप राम मंदिर बनने के बाद प्रसन्न हैं, खुश हैं? जो भाजपा के वोटर नहीं थे, उनका भी मानना है कि नहीं, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। तो ग्रेविटी ऑफ राम टेम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द सेकेंड पार्ट इज दैट नरेंद्र मोदी विजन, डुअल पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, ये दो, इसके अलावे लाभार्थी योजना और तेलंगाना की पॉलिटिक्स में डाउनफॉल जो हुआ बीआरएस का, उसके बाद उनके वोटर्स को भी एक ऑप्शन चाहिए था। वो ऑप्शन देखिए, अगर विधानसभा में भी बीजेपी ने अच्छे से पहले कैंडिडेट सेलेक्ट किए होते और वो अच्छे से फाइट होती, तो कांग्रेस को मुसीबत हो सकती है। कांग्रेस को वो वोटर वोट कर गए जो भाजपा को वोट करना चाहते थे लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में बीजेपी वहां पर ऑप्शन अच्छे से नहीं बन पा रही थी, तो वहां पर वो वोट शिफ्ट हुआ। लेकिन इस बार लोकसभा का चुनाव है, मोदी के नाम पे वोट पड़ना है, राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ना है, डेवलपमेंट के नाम पर वोट पड़ना है, जिस प्रकार से नितिन गडकरी ने सड़कें बनाई उस नाम पर वोट पड़ना है। तो इसी वजह से आपको ये इंपैक्ट स्पष्ट रूप से वहां पर दिख रहा है। नॉर्थ तेलंगाना में भी बीजेपी का इस बार वोट शेयर राइज होने वाला है बम्पर। तेलंगाना में भी राम मंदिर मुद्दा है, निसंदेह तेलंगाना में मुद्दा है। देखिए, हम वो तो आंकड़े हैं ना, ये आंकड़ों से हम तो बात करते हैं। नॉर्थ तेलंगाना में राइज होने का कारण है हिंदू कैडर जो इनका बढ़ा है, जो संघ का भी कैडर वहां पर बढ़ा है, वहां पर वीएचपी का प्रेजेंस आ गया है, वहां पे बजरंग दल का प्रेजेंस आया, और ये प्रेजेंस सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है जो कि वोट में ट्रांसलेट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये बात खुल करके कोई चैनल आपको नहीं बताएगा। पौंडीचेरी लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो वहां पे एक ही लोकसभा सीट है, और अब मैं बता दूं आपको कि पौंडीचेरी में एक लोकसभा सीट है और वो बीजेपी को वहां से स्वीप करते हुए नजर आ रही है, बीजेपी स्वीप करते हुए नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, केरल के 20 लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो केरल में यूडीएफ 11, बीजेपी 3 और एलडीएफ 6 सीट। इसको किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी मात्र केरल में 3 सीट लेकर आ रही है, इस पे क्या कहना है अभिषेक जी? आशुतोष जी, इसको मात्र मत कहिए। 2014 में भी खाता नहीं खुला था बीजेपी का, 2019 में भी बीजेपी का केरल में खाता नहीं खुला था। व्हाट आई सी एज आई सेड के तमिलनाडु को लेकर के भी जो मैंने कहा कि क्या दक्षिणी छोर पर बीजेपी वो किले ध्वस्त कर रही है जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसको कहते हैं मुफीद नहीं माने जाते थे, या यूं कहिए कि परंपरागत रूप से वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर उधर पर नहीं मिलता था। लेकिन केरला को लेकर के अगर 2002-2003 में भी आप सुनेंगे तो संघ के कार्यकर्ता कहते थे कि हम एक दिन केरल में भी सरकार बनाएंगे, केरल में भी भारतीय जनता पार्टी सीटें लेकर के आएंगे। तो उस वक्त लोग हंसते थे। लेकिन मैं जो संघ की राजनीति को समझता हूं कि वो एक संघ ग्रेजुअली लोगों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, और वो प्रोसेस दिख रहा है। देखिए, 3 तो मैं नहीं कहूंगा कि 3 आ ही जाएगा, क्योंकि आपके और मेरे बीच हमेशा आंकड़ों को लेकर के डिफरेंशिएट रहता है, लेकिन वोट शेयर बीजेपी का एक बार फिर से वहां भी वोट शेयर 17-18% जाता हुआ दिख रहा है। 13% 2019 में भी पहुंचा था,
और तिरुवनंतपुरम वाली जो सीट है वो पिछली बार भी मात्र 15,000 से भाजपा हारी थी। शशि थरूर मुसीबत में है और त्रिशूर सीट भी बीजेपी संभवतः जीतती हुई नजर आ रही है। 2 सीट बीजेपी केरल में अगर जीतती है तो दक्षिण में अगर आप देखेंगे कि बीजेपी न केवल अपना नंबर बढ़ा रही है बल्कि एनडीए का भी नंबर बहुत इंक्रीज हो रहा है। ये चिंता की बात इंडिया अलायंस के लिए इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उनका एक नैरेटिव हमेशा से ये होता था कि उधर ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और इस वजह से बीजेपी सीटें नहीं जीती। हालांकि ये मिथ कर्नाटका में या त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त पहले ही कर दिया था। देखिए एजुकेशन, मुझे लगता है कि जैसे जैसे बीजेपी का वोट शेयर राइज हो रहा है वो इंटेलेक्चुअल तबका ही है जो सबसे अधिक भाजपा को वोट करता है। ये बात और है कि ट्विटर ट्रोल आर्मी जो इस वक्त कांग्रेस की है वो ये समझती है कि अंधभक्त है, पर आप अंधभक्त किसी के तब बनते हैं जब आपको विश्वास होता है कि सामने वाली सरकार आपकी आकांक्षाओं पे, आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने। केरल के बाद अब बात करते हैं कर्नाटक की। आपको बता दें कि कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है, उस 28 में बीजेपी 21 लोकसभा सीट में जीतते नजर आ रही है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 5 सीट और जेडीएस 2। क्या लगता है लिंगायत वोट बैंक को अभिषेक जी जो कहा जाता था कि कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है, उसको एकजुट करने में बीजेपी कामयाब रही है? नहीं, लिंगायत वोट विधानसभा के चुनाव के समय नाराज था और उसका कारण था कि बीएस येदियुरप्पा का इन्वॉल्वमेंट नहीं ठीक से था। ये बातें सार्वजनिक रूप से मीडिया के पटल को रख देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन जो बोम्मई के बीच में और बीएस येदियुरप्पा के बीच का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था उसका असर साफ साफ लिंगायत वोटर्स में दिखा। लेकिन सिर्फ लिंगायत वोटर्स विधानसभा में बीजेपी से दूर नहीं गया था। आशुतोष जी, एक राजनीति में कहावत है और मैं इसको बहुत मानता हूं, इतिहास जब स्वयं को दोहराता है तो घटनाक्रम भी कुछ उसी प्रकार से बदलता है। जब चंद्रबाबू नायडू ने रेड्डी को गिरफ्तार किया था, वाईएसआर रेड्डी को गिरफ्तार किया था, तो उसका इंपैक्ट यह हुआ था कि सिंपैथी इतनी जबरदस्त चली थी वाईएसआर की तरफ कि साफ हो गए चंद्रबाबू नायडू। लेकिन वही गलती वाईएसआर रेड्डी ने भी की। चंद्रबाबू नायडू का अरेस्ट होना, उनको जेल भेजना, एक वो सिंपैथी। तो बीजेपी के साथ राम मंदिर, नरेंद्र मोदी की गारंटी, डबल इंजन प्लस टीडीपी का गठबंधन, ये सब और प्लस सेंटिमेंटल वैल्यू, ये सब इस वक्त एनडीए के फेवर में जा रहा है और इसी वजह से वहां पर सीटें बढ़ रही हैं। लेकिन गोल्डन सीट्स की जो बात करें, आरकू, नरासपुरम, तिरुपति, लेकिन फाइटिंग सीट्स में राजमुंद्री और राजमपेट, ये 2 लोकसभा सीट पर भी बहुत मेरी गहरी निगाह है और राजमुंद्री तो संभवतः बीजेपी निकाल भी ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये देखने वाली बात है। हालांकि वाइजेक और विजयवाड़ा सीट भी बहुत अच्छा कर रही है बीजेपी। आज हम आपको 543 लोकसभा सीट का टोटल ओपिनियन पोल बताएंगे और सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल है, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी चलेंगे। और हम अब उड़ीसा की तरफ चलते हैं। 21 लोकसभा सीट है जिसमें बीजेपी 10 और बीजेडी 11। क्या लगता है इस बार भी पिछले 2014 की और 2019 के बाद ही 2024 में भी बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं बनी उड़ीसा में? कहां रह गया कमी अभिषेक जी? देखिए, ये फिर एक बार इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है दर्शकों, चूंकि ये ग्राउंड पर होते हैं, ये भी डेटा लेके आते हैं और डेटा को मैं पढ़ता हूं और आपको पता है कि हमारे साथ की फैक्ट के डॉक्टर अविनाश भी उस डेटा को रिकरेक्ट करते हैं, एक बार रीचेक करते हैं। मेरा मानना है कि उड़ीसा में लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी पार्टी होगी, विधानसभा में बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं होगी। देखिए, दोनों कारण बहुत स्पष्ट है। लेकिन मैं इस डेटा की बात करता हूं जहां पे बीजेडी 11 है और बीजेपी 10 है। मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। मेरा मानना है कि बीजेपी वहां पर 11 से 13 होगी और बीजेडी वेयर समवेयर 10 से 8 होगी, प्लस माइनस 2 सीट का वो अंतर हम लेके हमेशा चलते हैं, और लोकसभा में होगी, विधानसभा में नहीं होगी बीजेपी। देखिए, उसका भी एक कारण है। बीजेपी का राइज, पिछली बार बीजेपी 8 सीटों पे थी, तो अगर आपके भी आंकड़े को माने तो बीजेपी की तरफ स्विंग है, बीजेपी वहां भी अपने नंबर बढ़ा रही है। तो पहला कारण क्या है?
बीजेडी के शासनकाल में एक सैचुरेशन आया है। क्योंकि जब आप लंबे शासनकाल में होते हैं आशुतोष, तो आपके पास धीरे धीरे नया करने को कुछ होता नहीं है। आप पुराने वादों पे, पुरानी बातों पे टिके रहते हैं, वही आपके प्रचार प्रसार का शैली होता है। दूसरी बात, मैंने कहा कि पहले मंदिर और मठ, या हिंदू टर्म में मुझे कहना चाहिए धर्मगुरु, राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होते थे, वो हो रहे हैं। तीसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज के बढ़ते हुए प्रभाव के रिवर्स काउंटर हिंदुओं में होना शुरू हुआ है और उनको बीजेपी एक विकल्प के रूप में दिखने लगी है। और विकल्प सिर्फ इसी वजह से कांग्रेस नहीं बन पाई कि कांग्रेस इज ऑल्सो, मतलब एक नोन फैक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, और मैं डिप्लोमेटिक नहीं होता हूं, लोगों का यह मानना है, इवन ओडिशा में भी, कि वो एंटी हिंदू पार्टी है, इस वजह से कांग्रेस का राइज नहीं हो रहा है। और वो बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और जो आपको सीटों में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर